मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले दिन दोपहर को मेरी आंख खुली थी। नाश्ते का वक्त गुजर चुका था। मुलाजिम मेरे लिए दोपहर का खाना ले आया। खाने से फारिग होकर मैं चाय पी रहा था कि एल्बर्ट ट्रेसी के हमरा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर हैरान रह गया था क्योंकि उसे अपने कमरे में मैं पहली बार देख रहा था। वो लकड़ी की कुर्सी पर नशिस्त संभालते हुए बोला, मिस्टर जीशान, हम जरा अलाम खेल तक जा रहे हैं, परसों वापसी होगी, उसके बाद इकट्ठे अफगानिस्तान की जानिब कूच करेंगे। ट्रेसी बेतकल्लुफी से मेरे साथ चारपाई पर बैठ गई। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हवेली में पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। उसने नफी में सर हिलाया, ऐसा मुनासिब नहीं। मैंने हैरानी जाहिर की, क्या मतलब? वो बोला, दरअसल वहाँ चंद कबाइलों के सरदार इकट्ठे हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी और यकीनन तुम ऐसी किसी भी महफिल का हिस्सा बनना पसंद नहीं करोगे। मैंने तायदी अंदाज में सर हिला दिया, सही। ट्रेसी ने मजाहिया अंदाज में कहा, अगर पसंद करोगे तो मैं तुम्हारे लिए रुक सकती हूँ। मैंने कहा, कोशिश करना कि अलाम खेल से ही अफगानिस्तान चली जाओ, मैं एल्बर्ट के साथ आ जाऊंगा। मेरी बात पर एल्बर्ट ने जोरदार कहा लगाया। ट्रेसी के चेहरे पर भी खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हुई। एल्बर्ट ने कहा, वैसे ट्रेसी वॉलकर की तरफ से दी गई दावत ठुकराना कुफरान नेमत ही तो है। ट्रेसी ने यकीन भरे अंदाज में कहा, यह सिर्फ अनजाने में बेवकूफी का मर्तकब हो रहा है। मैंने कहा, मैं बेवकूफ ही भला। वो बोली, वक्त आने पर पता चल जाएगा। एतमाद भरे लहजे में कहते हुए ट्रेसी खड़ी हुई और वो दोनों अलविदाई मुसाफा करके वहां से निकल गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद सनोबर खान भी मुझे मिलने के लिए आ गया। कमांडर बहादुर खान भी उसके हमरा था। चंद मिनट गपशप करके वो कमांडर बहादुर खान को मेरे बारे में बताने लगा कि अब वहाँ पर मेरी हैसियत एल्बर्ट साहब के खुसूसी नुमाइंदे की सी है। इस लिहाज से उनके लिए जरूरी था कि वो मेरी हर बात को अहमियत देते। अलविदाई मुसाफा करते हुए उसने भी वही बातें दोहराई जो उससे पहले एल्बर्ट मुझे बता चुका था। पाक आर्मी के खिलाफ तय की जाने वाली हिकमत अमली में वो मुझे शामिल नहीं करना चाहते थे। गो ये बात मेरे दिल पर एक बोझ ही थी कि मैं उन लोगों के हमरा था जो फौज के खिलाफ मुतहर्रिक थे। गो मैं बेबस था, मगर ये दलील मुझे दहशतगर्दों के साथ देने पर मुतमईन नहीं कर सकती थी। मेरी जिंदगी भी अजीब गोरख धंधा बन गई थी। मुझे इस अंदाज में फांस लिया गया था कि मेरे लिए कोई चुनाव नहीं बचा था। अलबत्ता जान की कुर्बानी देकर मैं इस आजमाइश से बच सकता था। शायद औरंगजेब साहब को मेरी बेगुनाही का यकीन आ जाए। एक उम्मीद भरी सोच मेरे दिमाग में उजागर हुई, लेकिन उसके साथ ही ये रूह फरसा ख्याल मेरे दिमाग में जागा कि अगर मेरी वीडियोस खुफिया एजेंसियों के हाथ चढ़ गईं तो औरंगजेब साहब मेरी मदद करने के काबिल नहीं रहेंगे। मुझे हर तरफ अंधेरा और नाउमीदी ही नजर आ रही थी। अजियतनाक सोचों से जान छुड़ाने के लिए मैं कमरे से बाहर निकलकर हवेली के सहन में आ गया। रात वाले जश्न की बाकियात की सफाई कर दी गई थी। मैं हवेली का जायजा लेने लगा। हवेली को तकरीबन पुराने तर्ज तामीर के मुताबिक ही बनाया गया था, बस चंद छोटी मोटी तब्दीलियां ही की गई थी। दाखिली दरवाजे पर एक आदमी गोद में क्लैशन रख कर कुर्सी पर बैठा था। सामने की जानिब जहाँ जुनूबी और मशरकी दीवार मिल रही थी, वहाँ दीवार की बुलंदी पर एक मोर्चा बना था और उस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इसी तरह एक मोर्चा शुमाल मगरिबी दीवार के संगम पर बना हुआ था। उस वक्त मुझे वो भी खाली नजर आया। यकीनन वहाँ रात के वक्त ही संतरी मौजूद होते थे। अलबत्ता सनोबर खान की मौजूदगी में मुझे वहाँ दिन को भी संतरी नजर आते थे। सनोबर खान के जाते ही संतरी ढीले हो जाते। मैं शाम का अंधेरा फैलने तक हवेली में घूमता रहा। अंधेरा होते ही मैं वापस कमरे में आ गया। एक आदमी मेरे लिए खाना लेकर आया। भूख न होने के बावजूद मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और आराम करने लेट गया, मगर आराम मेरी किस्मत में नहीं था। फायर की आवाज ने मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया। मैं फौरन कमरे से निकला। उसी वक्त मेरे कानों में एक करख्त आवाज गूंजी, अगर हरकत की तो जान से जाओगे। एक लम्हे के लिए लगा कि ये मुझे कहा गया है, मगर फिर सहन में होने वाली तेज रोशनी में मुझे जुनूबी दीवार के साथ एक आदमी हाथ उठाए खड़ा नजर आया। उसने चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था। यकीनन उसने जुनूब मगरिब की जानिब से हवेली के अंदर घुसने की कोशिश की थी और उसकी बदकिस्मती कि उस पर संतरी की नजर पड़ गई थी। उस आदमी का रुख मेरी जानिब ही था और उसके जिस्मानी खद्दोखाल मेरी धड़कनों को बेरब्त कर रहे थे। फायर की आवाज और संतरी के ललकारने पर तमाम लोग हथियार सौंते बाहर निकल आए थे। मैं भी उसी तरफ बढ़ गया। अंदर घुसने वाले ने संतरी के हुक्म पर अपनी क्लैशनकोफ नीचे फेंक दी थी। कमांडर बहादुर खान के इशारे पर एक आदमी ने आगे बढ़कर नीचे पड़ी क्लैशनकोफ उठाई और उसके साथ ही उसके चेहरे पर लिपटा कपड़ा खोल दिया। मेरा दिल जोर से धड़का, गोया हल्क के रास्ते बाहर आ जाएगा। वो पलवशा थी, वही बेखौफ चेहरा और बेनियाजाना अंदाज। वो अपनी मोटी मोटी आंखों से मुझे घूर रही थी। डर उस लड़की के चेहरे पर जाहिर होता है जिसके पास खोने को कुछ हो। इस फाहिशा को किस चीज का खौफ और डर होगा? लड़कियां इज्जत जाने की वजह से डरती हैं और इसने अपनी इज्जत हथेली पर रखी है। यकीनन बहादुर खान के आदमियों को नवाज कर ये अपनी जान आसानी से छुड़ा लेगी। मेरे दिमाग ने हकीकत के मुताबिक तज्जिया किया था।
बहादुर खान मुझे मुखातिब हुआ, अरे वाह, ये तो अपनी दिल जानी है। यकीनन इसे मालूम हो गया है कि सरदार सनोबर खान और SS की सुलह हो गई है। अब इससे पहले कि तुम इसके खिलाफ कोई कदम उठाओ, ये खुद ही तुम्हारा खात्मा करने पहुंच गई है। मेरा दिमाग इस हालत में नहीं था कि बहादुर खान को जवाब दे सकता। मुझे खामोश पाकर बहादुर खान अपने आदमियों को बोला, इसे अंदर बांध दो, मैं थोड़ी देर तक तफ्तीश का आगाज करता हूँ, मेरे बाद तुम्हारा नंबर पड़ेगा। उसका गलाजत भरा अंदाज उसके मकरू इरादे को जाहिर कर रहा था। यूं भी पलवशा के बारे में अपने दिल में छुपी गलाजत वो एक बार पहले भी मेरे सामने जाहिर कर चुका था, लेकिन मैं उसे या उसके आदमियों को ऐसा कुछ भी करने की इजाजत नहीं दे सकता था। पलवशा जितनी भी बदकिरदार होती, मेरे सामने उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता था, चाहे इस बारे में उसकी अपनी मर्जी और ख्वाहिश ही क्यों न शामिल होती। मैंने अपनी हैसियत का फायदा उठाने में एक लहजा भी नहीं लगाया था। इसे बांध दो, मैं खुद तफ्तीश करूंगा। बहादुर खान ने रूखे लहजे में कहा, ये हमारा जाती मामला है मोहतरम। मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, ये मेरी दुश्मन है, इसके साथ मेरा काफी हिसाब किताब रहता है। बहादुर खान ने एक दरमियान का रास्ता निकाला, ठीक है, इस बात का फैसला सरदार खुद ही आकर करेगा। उसके आदमी पलवशा को बाजुओं से पकड़कर उसी कमरे की तरफ बढ़ गए जहां चंद दिन मैंने गुजारे थे। बहादुर खान, तुम सनोबर खान की वापसी की बात कर रहे हो, जबकि मैं एक लम्हा भी इंतजार नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते इस लड़की के बारे में मेरे दिल में कितनी नफरत है। उसने मकरू लहजे में कहा, तो फिर एक ही हल है, छोड़ो पूछगिछ को, इकट्ठे ही बहती गंगा में हाथ धोते हैं। मैंने कहा, ऐसा जो भी ख्याल तुम्हारे दिल में है उसे भूल जाओ। मैं इसे कत्ल तो कर सकता हूँ, लेकिन किसी को ये इजाजत नहीं दे सकता। बहादुर खान बिगड़ गया, मेरा ख्याल है हम तुम्हारे जेरे कमान नहीं है। मैंने कहा, शायद तुम्हें सरदार सनोबर खान की बात भूल गई है। तीखे लहजे में कहते हुए मैं उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ वो पलवशा को ले गए थे। बहादुर खान ने भी बादल नखास्ता मेरे पीछे कदम बढ़ा दिए। पलवशा के हाथ उन्होंने छत से लटकती जंजीर से बांध दिए थे। बांधने वाले शायद उससे छेड़छाड़ की कोशिश करते, मगर हमारे कदमों की चाप सुनकर वो एक जानिब होकर खड़े हो गए। पलवशा सबसे बेनियाज मुझे घूर रही थी। वो मेरी मुजरिम थी। उसने मेरे अरमानों का खून किया था, मुझे धोखा दिया था, मेरा सौदा करके पैसे खरे किए थे। उसकी वजह से मैं पाक आर्मी की नजर में मुजरिम बनने वाला था। उसने मुझे ऐसी अजियत और ऐसी तकलीफ पहुंचाई थी जिसका दरमान मुमकिन नहीं था। नपे तुले कदम रखता हुआ मैं उसके सामने जाकर रुक गया। उसकी गहरी आंखों में अजीब तरह की जासियत भरी थी। दांत पीसते हुए मैंने मुंह से जहर उगला, तो 15 लाख खत्म हो गए हैं या सरदार सनोबर खान की आगोश को भुलाने में नाकाम हो गई हो। वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर जासियत भरी नजरों से मुझे घूरती रही। मैंने कहा, कुछ पूछा है मैंने। दिल पर जबर करते हुए मैंने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया, जवाब दो। चटाख की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। उसके चेहरे पर मेरी उंगलियों के निशान बने साफ नजर आ रहे थे। थप्पड़ से उसके होंठ भी फट गए थे। एक जानिब खून थूक कर उसने दोबारा मेरी आंखों में आंखें डाल दी। उसके गलीजाना अफ़ाल को याद करके मैंने दिमाग में भरी हुई नफरत को दिल की तरफ धकेला और इसमें वक्ती तौर पर कामयाब भी रहा। बताओ क्यों आई हो यहाँ? और मैंने उसे एक और थप्पड़ रसीद किया। उसकी खामोशी पर मेरा गुस्सा बढ़ गया था। कुछ पूछ रहा हूँ मैं। उसे गिरबान से पकड़ते हुए मैंने नीचे झुकाया और उसके साथ ही मेरा घुटना जोरदार अंदाज में उसके पेट में लगा। वो कर्बनाक अंदाज में कर रही, बताओ मुझे क्यों आई हो यहाँ? क्यों किया तुमने मेरा सौदा? है कोई जवाब? मैंने उस पर लातों और घूसों की बारिश कर दी। वो ताबड़तोड़ हमले बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। हाथ ढीले छोड़ते हुए वो जंजीर के साथ झूल गई। बहादुर खान ने फौरन मुझे बाजुओं से पकड़कर पीछे खींचा। इसे मार दोगे भाई साहब? मैं एकदम होश में आ गया था। वो बेहोश हो चुकी थी। जंजीरों में जकड़े हुए हाथों की वजह से वो नीचे तो नहीं गिरी थी, अलबत्ता उसके घुटने फर्श से टकरा रहे थे। मैंने एक आदमी से कहा, पानी लेकर आओ। उस आदमी के वापस आने तक मैं अपने चढ़े सांसों पर काबू पाता रहा। वो पानी का जग लेकर वापस लौटा। उसके हाथ से पानी का जग लेकर मैं पलवशा के चेहरे पर उलट दिया। उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। एक दो लम्हा उसी हालत में जंजीरों से लटके रहने के बाद वो लड़खड़ाती हुई खड़ी हो गई। उसके बदन में होने वाली लर्जिश वाज़े नजर आ रही थी। एक बार फिर मेरा दिल बगावत पर उतर आया, लेकिन दिमाग उसे कमजोरी जाहिर करने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। मैं उसके करीब खड़ा था। कुछ पूछा है मैंने। दिल की तरफ से तसलसल से दोहराई जाने वाली नरमी की दरखास्त को दरखोर एतना न जानते हुए मैंने गजब भरे लहजे में पूछा। मेरे दाएं हाथ ने एक बार फिर उसके बालों को गिरफ्त में लिया। उसकी आंखों की गहराई में जवार भाटा उठा। बहादुर खान की तरफ रुख करके मैंने तमाम को बाहर निकलने का इशारा किया। चलो। मेरे हमरा कदम बढ़ाते हुए उसने तंजिया लहजे में पूछा, बस हो गई तफ्तीश? मैंने कहा, जब कह दिया है कि इस बारे में तुम में से कोई कुछ नहीं कहेगा तो यकीनन तुम्हारा बोलना नहीं बनता। वो बोला, मुझे तो खामोश करवा लोगे, मगर सरदार सनोबर खान ने जिस तरह की तफ्तीश करनी होगी वो यकीनन तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इत्मीनान भरे लहजे में मैंने कहा, इस मामले में सरदार की भी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने दरवाजा ताला किया और चाबी जेब में डाल ली। दरवाजे को खुला छोड़कर मैं बहादुर खान के आदमियों को कोई मौका नहीं देना चाहता था कि वो पलवशा के साथ कोई हरकत करें। पलवशा के हाथों में पड़ी जंजीर के ताले की चाबी भी उनसे लेकर मैंने जेब में डाल ली थी।
बहादुर खान मुझे तो कुछ नहीं कह सकता था, अलबत्ता अपना एक आदमी उसने पलवशा के कैद खाने के सामने खड़ा कर दिया था। मैं अपने कमरे में पहुंचकर बेकरारी से टहलने लगा। मुझे 1% भी अंदाजा नहीं था कि पलवशा मुझसे यूं टकरा जाएगी। उससे मिलने की कितनी ख्वाहिश थी मेरे दिल में। मेरे पास सवाल ही खत्म हो गए थे। उसकी वहां आमद का मकसद भी मालूम नहीं था। इस बारे में जब तक वो खुद जबान न खोलती मैं उससे कुछ नहीं उगलवा सकता था। खुद पर जबर करते हुए उस पर जितना तशद्दुद मैं कर सकता था कर चुका था। इससे मजीद उसे मैं भी कुछ नहीं कह सकता था। खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए मैं अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी आंखों में पानी भर गया था। मेरी बेचैनी में एकदम इजाफा हुआ और मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगा। शायद वो भूखी हो, उसे प्यास लगी होगी। हो सकता है कपड़ों के गीला होने की वजह से उसे सर्दी लग रही हो। क्या सारी रात बुलंद हाथ किए खड़ी रह सकेगी? मुख्तलिफ किस्म के अज़ियतनाक सवाल मेरी सोचों में सरसराने लगे। अगर सनोबर खान ने वापस आकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाना चाहा तो क्या मैं उसे रोक पाऊंगा? और इसका जवाब नफी में था। मेरे लिए एक साथ इतने ज्यादा आदमियों का मुकाबला करना मुमकिन न होता। काफी देर सर खपाने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि उसे फरार करा देने में भलाई थी। 2 दिन बाद मैंने यूं भी अफगानिस्तान रवाना होना था। फिर नामालूम कब वापसी होती, मैं जिंदा भी रह पाता या नहीं। बेहतर यही था कि उसके साथ एक आखिरी एहसान करता जाता। बाद में सनोबर खान या एल्बर्ट पार्टी जो भी बकवास करती, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक नतीजे पर पहुंचते ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला और बरामदे में चलता हुआ मतलूबा कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे से बाहर बहादुर का मुकर्रर किया हुआ संतरी पिस्तौल से खेल रहा था। मैंने एक लम्हे में उस पिस्तौल को पहचान लिया। वो वही पिस्तौल था जो पलवशा ने कबील खान से छीना था और अब पलवशा से उसके हाथ चढ़ गया था। क्लैशनकोफ उसने कंधे से लटकाई हुई थी। मुझे कैद खाने की तरफ बढ़ते हुए देखकर वो चौकन्ना हो गया। मेरे करीब पहुंचते ही वो मोहतात अंदाज में बोला, कमांडर बहादुर खान ने हुक्म दिया है कि कोई आदमी पलवशा से न मिले। मैंने कहा, क्या उसने मेरा नाम भी लिया है? उसने जोर शोर से कहा, जी जनाब। मैंने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया और फिर एकदम झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर मैंने सूरत से उसकी गर्दन अपने दाएं बाजू की गिरफ्त में लेते हुए मखसूस अंदाज में दबा दी। उसका बेहोश जिस्म मेरे हाथों में झूल रहा था। उसे एहतियात से जमीन पर लिटाकर मैं खड़ा हो गया। उसके हाथों से पिस्तौल लेना मुझे नहीं भूला था। मेरे पास वक्त बहुत कम था। किसी भी वक्त बहादुर खान का कोई आदमी उस तरफ रुख करके मेरे काम में रुकावट डाल सकता था। दरवाजा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ। वो उसी हालत में खड़ी थी जैसे मैं उसे छोड़कर गया था। दरवाजा खुलने की आहट पर वो उस तरफ मुतवज्जे हो गई। मेरे अंदर दाखिल होने पर उसके चेहरे पर बेचैनी के आसार नमूदार हुए और उसकी नजरें एक बार फिर मेरे चेहरे का तवाफ करने लगी। मेरे पास सवाल जवाब का वक्त नहीं था। उसकी रेशमी कलाइयों को जंजीर से आजाद करवाकर मैंने पिस्तौल उसकी जानिब बढ़ाते हुए बेगाने लहजे में कहा, बाहर मौजूद संतरी को मैंने बेहोश कर दिया है। बरामदे से निकलते ही दाएं जाने मुड़ जाना और कोशिश करना किसी आदमी का सामना न हो। पिस्तौल मेरे हाथ से लेकर वो दुखी नजरों से मुझे घूरने लगी। शायद थोड़ी देर पहले होने वाले तशद्दुद का गिला कर रही थी। उसकी नजरों की ताब न लाकर मैं नीचे देखने लगा। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो एकदम मुड़ी और बाहर निकल गई। मैं बस उसकी पुश्त को घूरता रह गया। मेरी जिंदगी का एक और बाब बंद हो गया था। मैं थके थके अंदाज में वहीं खड़ा रहा। दिल बार बार एहतजाज करते हुए उसे रोकने की जिद कर रहा था, लेकिन दिमाग ऐसी किसी भी बेवकूफी के लिए तैयार नहीं था। अचानक मेरे कानों में तड़तड़ाहट की आवाज गूंजी। मैं ख्यालों की दुनिया से निकलता हुआ बाहर की तरफ भागा। संतरी की क्लैशनकोफ मुझे गायब नजर आई। यकीनन वो पलवशा के हाथ चढ़ गई थी। उसके साथ ही मुझे संतरी की गर्दन गैर मामूली तौर पर पीछे की तरफ मुड़ी हुई नजर आई। जाते जाते वो मेरे लिए जवाबदही मुश्किल बना गई थी। फायरिंग की आवाज तेज हो गई थी। मैं झुके झुके अंदाज में बाहर निकला। पलवशा मुझे जुनूबी दीवार के साथ बने एक कमरे की आड़ में दाखिली दरवाजे के ऊपर बने मोर्चे वाले संतरी से फायरिंग का तबादला करती नजर आई। उसी वक्त एक अंदरूनी कमरे से कमांडर बहादुर बाहर निकलता हुआ आया। उसने हाथों में क्लैशनकोफ थामी हुई थी। उसकी जगह से पलवशा को निशाना बनाना निहायत आसान था। उसे क्लैशनकोफ सीधी करते देखकर मैं तड़प कर आगे बढ़ा। गोली मत चलाना। मैं उसके सामने आ गया। वो धाड़ा, हट जाओ जवान। मैंने करीब होते हुए एकदम उसकी क्लैशनकोफ की बैरल पर हाथ डाला। अगले ही लम्हे क्लैशनकोफ मेरे हाथों में थी। बहादुर खान को मेरी ये जसारत पसंद नहीं आई थी। उसने गालियां बकते हुए मुझ पर हल्ला बोल दिया। एक जानिब हटते हुए मैंने उसके कूल्हों पर एक ठोकर रसीद की। वो चंद कदम भागते हुए मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। एक लम्हा भी जमीन पर लेटे बगैर वो दोबारा खड़ा हुआ और गालियां बकते हुए मेरी जानिब बढ़ा। अचानक मेरे कानों में पलवशा की तेज चीख आई। मेरा दिल खौफ से भर गया था। मैंने उसकी जानिब नजरें दौड़ाई। वो नीचे गिर गई थी। यकीनन उसे गोली लग गई थी। मेरे दिमाग में एकदम सुर्ख चादर तन गई।
बगैर एक सेकंड जाया किए मैंने क्लैशनकोफ की बैरल का रुख बहादुर खान के सर की तरफ मोड़ा और ट्रिगर दबा दिया, वरना मेरा उसे कत्ल करने का 1% भी इरादा नहीं था। मोर्चे की तरफ से अब तक फायर की आवाज आ रही थी। घुटना नीचे टेकते हुए मैंने मोर्चे के होल पर शिस्त बांधी जहां से क्लैशनकोफ की बैरल झांक रही थी। उस बेवकूफ ने मोर्चे के अंदर चलने वाली रोशनी को भी बुझाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मुसलसल 2 बार ट्रिगर दबाकर मैंने मोर्चे वाले सूरमा को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया और पलवशा की तरफ भाग पड़ा। वो होश में थी, उसकी दाईं टांग से खून बह रहा था। गोली उसकी रान की जड़ में लगी थी। मैंने फौरन दाएं बाएं देखा। चंद कदम के फासले पर पड़ी लाश के सर से बंधी पगड़ी खोलकर एक लंबी पट्टी फाड़ी और पलवशा की टांग पर लपेटने लगा। उसकी टांग से भल भल बहता खून देखकर मुझ पर घबराहट तारी होने लगी थी। वो आंखें बंद करके कराहती रही। हालांकि वो बहुत हौसले और बर्दाश्त वाली थी, लेकिन उस वक्त बर्दाश्त का दामन उसके हाथ से छूट गया था। बल्कि थोड़ी देर पहले मेरे तशद्दुद करने पर भी उसने खासी कमजोरी दिखाई थी। हालांकि इससे पहले वो ऐसी नहीं थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिमाग माऊफ हुआ जा रहा था। मेरी समझ में कोई लाया अमल नहीं आ रहा था। मैंने हवेली के सहन में नजरें दौड़ाई। एक लाश दाखिली दरवाजे के साथ और दूसरी सहन के वस्त में पड़ी थी। तीसरी लाश बहादुर खान की थी जो बरामदे के सामने थी। इसी तरह एक लाश उस संतरी की थी जिसे मैंने बेहोश किया था और बाद में पलवशा ने उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। 5वीं लाश मोर्चे के अंदर मौजूद उस आदमी की थी जिसे खत्म करने के लिए मैंने आदत के बरक्स इकट्ठी 2 गोलियां चलाई थी, क्योंकि उस वक्त पलवशा की चीख सुनकर मुझसे जरा भी ताखीर बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। सनोबर खान बहादुर खान के ज़ेरे कमान 4 आदमी हवेली में छोड़ गया था। 5वां खुद बहादुर खान था और पलवशा की वजह से वो 5 लाशों की सूरत में बिखरे पड़े थे। अब वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। सनोबर खान तक पलवशा की गिरफ्तारी की बात पहुंच गई थी, इसलिए मैं इन अमवात को किसी नामालूम हमलावर के खाते में भी नहीं डाल सकता था। गो मुझे यकीन था कि इन मरने वालों की अहमियत इतनी ज्यादा नहीं थी कि उनकी वजह से एल्बर्ट ब्रूक मुझे सनोबर खान के हाथों कोई नुकसान पहुंचने देता। लेकिन उस वक्त मेरे लिए पलवशा मुसीबत बन गई थी। न तो वो अकेली कहीं जा सकती थी और न मैं उसे वहीं रहने दे सकता था। उसके तमाम अफाल के बावजूद वो अब भी मेरे लिए अहम थी। मुझे उसका मरना किसी तौर भी कबूल नहीं था, बल्कि उसकी टांग में गोली लगने की जितनी तकलीफ मुझे हो रही थी शायद खुद भी उसे न हो। मैं तशवीश भरे अंदाज में उसे तड़पते देख रहा था। मैं जानता था कि जूं-जूं वक्त गुजरता जाता जख्म ने फोड़े की शक्ल इख्तियार करते जाना था। हमेशा गोली लगते वक्त जरा सी जलन और दर्द होता है और जूं-जूं जख्म ठंडा होता जाता है तकलीफ में इजाफा होता है। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि गोली अब तक उसके जिस्म के अंदर थी। अचानक मेरे जहन में वहां पड़े इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बक्स का ख्याल आया और मैंने भागकर एनेक्सी का रुख किया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का बक्स तलाश करते हुए मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। बक्स खोलकर मैंने अंदर निगाह दौड़ाई और अपने काम की दवाई ढूंढने लगा। एक स्नाइपर को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की बाकायदा तरबियत दी जाती है। मतलूबा दवाइयों को देखकर मेरी आंखों में इत्मीनान झलकने लगा। मैं बक्स उठाकर बाहर निकलने लगा, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि पलवशा की रान में लगने वाली गोली निकालने के लिए लाजमी तौर पर किसी आरामदेह जगह की जरूरत थी और ऐसी आरामदेह जगह उस इनेक्सी से बढ़कर कोई नहीं थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग में आया कि उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं। यकीनन अंगूर अड्डे में ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा, मगर उसके साथ ही मुझे ख्याल आया कि उसे तकरीबन रान की जड़ में गोली लगी थी और वहां से गोली निकालने के लिए उसका बेपर्दा होना लाजमी था और किसी खातून डॉक्टर का वहां मिलना मुश्किल था। उसकी बेराहरवी का यकीन होते हुए भी मैं उसकी इज्जत को उतना ही कीमती समझूंगा जितना किसी भी चाहने वाले के दिल में इज्जत और हुर्मत का ख्याल छुपा होता है। मैं भागकर बाहर निकला और उसकी तरफ बढ़ गया। वो दीवार से टिक लगाकर आंखें बंद किए बैठी थी। मैंने बगैर किसी ताखीर के एक हाथ उसके घुटनों के नीचे और दूसरा हाथ उसके कंधों के पीछे से गुजार कर उसे ऊपर उठा लिया। जैसे ही उसे लेकर मैं सीधा हुआ, उसके मुंह से एक तेज कर्रा खारिज हुई। यकीनन टांग को जरा सा हिलाने पर भी दर्द की शदीद लहर ने उठना था। उसे उठाकर मैं इनेक्सी के अंदर ले आया और अंदरूनी कमरे में आरामदेह बेड पर लेटा दिया। 2 तकिए उसके सर के नीचे रखकर मैं बाहर निकल आया। उसकी रान से गोली निकालने के लिए मुझे किसी बारीक धार वाले चाकू छुरी की तलाश थी। छुरी की बजाय मुझे जिस्म से गोली निकालने वाला मखसूस आला कमांडर बहादुर खान के कमरे में पड़ी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बक्स में पड़ा नजर आया। यूं भी उनका रोजमर्रा ही ऐसा था जिसमें गोली लगना मामूल की बात थी। मैं वापस एनेक्सी में आ गया। गो ये काम मुझे पहली बार करना पड़ रहा था, लेकिन इस बारे में मैंने तरबियत हासिल कर रखी थी। खुसूसी स्नाइपर कोर्स और कमांडोज के साथ होने वाले कोर्स में मुझे जिस्म में पेवस्त गोली को निकालने के बारे में बहुत बारीक बीनी से समझने का मौका मिला था। पलवशा का कराहना जारी रहा। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे कदमों की चाप सुनकर ही उसने कराहना शुरू किया था। मैंने सोचा क्या ये मेरी हमदर्दी हासिल करने का कोई बहाना है, लेकिन उसे मेरी हमदर्दी हासिल करने की क्या जरूरत। जो वो मेरे साथ कर चुकी थी, उसके बाद मुझसे ताल्लुकात बहाल करने की कोई सूरत निकालना उसकी बेवकूफी ही थी। बेड पर बैठते ही मैंने सबसे पहले उसकी रान के साथ बंधी हुई पट्टी खोली।
پٹی کھولنے کے بعد مراحل بہت دشوار تھے۔ سب سے پہلے تو اس کے زخم کو کھول کر دھونا ناقابل عمل لگ رہا تھا۔ اگر پہلے کبھی ایسی صورتحال پیش آتی تو مجھے اتنی مشکل پیش نہ آتی، کیونکہ اس وقت خون کو روکنا سب سے ضروری تھا۔ ابتدائی طبی امداد کا پہلا اصول ہی خون کے بہاؤ کو روکنا ہوتا ہے۔ ایک صاف چادر لے کر میں نے اس کے پیٹ سے لے کر رانوں تک بچھائی اور اسپرٹ سے اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ اسپرٹ زخم میں بہت زیادہ جلن پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر اذیت بھری کراہیں نکلی۔ زخم صاف کر کے میں نے گولی کو پکڑ کر باہر کھینچنے والا چمٹا نما آلہ اسپرٹ سے دھویا۔ اس کی ران کے نیچے تکیہ رکھ کر میں نے دل ہی دل میں اللہ پاک کو یاد کیا۔ زخم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر کیسی تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہ بات الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ اگر وہ تکلیف کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے اچھلنا شروع کر دیا تو یقیناً وہ زیادہ زخمی ہو سکتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں رسی کی تلاش میں نیکسی سے باہر نکلا اور رسی ڈھونڈ کر میں نے بیڈ کے نیچے سے رسی گزار کر اسے مضبوطی سے جکڑا۔ وہ خاموشی سے مجھے یہ سب کرتا دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ گولی نکالنے والا آلہ فورسپ دوبارہ ہاتھوں میں تھام کر میں نے زخم میں گھسیڑا۔ گو میرا دل کانپ رہا تھا، مگر میں نے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پا لیا تھا۔ وہ کمزوری دکھانے کا وقت نہیں تھا۔ پلوشا نے سختی سے دانت پر دانت جما کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کا سارا جسم تشنج کے مریض کی طرح اکڑ کر لرزنے لگا تھا۔ اگر میں نے اسے باندھنا ہوتا تو وہ یقیناً خود کو زیادہ زخمی کروا دیتی۔ اس کی تیز کراہوں سے بے پرواہ بنتے ہوئے میں نے گولی ٹٹول کر آلے کے منہ میں تھامنے لگا۔ بظاہر بہت عام اور آسان لگتا ہے، سننے والوں کو کبھی بھی اس تکلیف اور اذیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا جو زخمی پر گزر رہی ہوتی ہے۔ گولی کو آلے میں پھنسا کر میں نے احتیاط سے باہر کھینچا۔ پلوشا مٹھیاں بھینچ کر اس درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گولی زخم سے باہر نکلتے ہی اس نے سختی سے روکا ہوا سانس ایک آہ کی ساتھ خارج کیا اور بدن ڈھیلا چھوڑ دیا۔ زخم سے خون بہت تیزی سے نکلنے لگا تھا۔ میں نے دوبارہ زخم کو اسپرٹ سے دھویا اور پائیوڈین سے روئی تر کر کے زخم کے منہ پر لگا دی۔ خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے میں نے کافی زیادہ پٹی تہہ کر کے زخم کے منہ پر دبا دی تھی۔ پٹی باندھنے سے پہلے اسے رسیوں کی گرفت سے آزاد کرانا ضروری تھا۔ اسے رسیوں سے آزاد کر کے میں نے چوڑی پٹی زخم پر لپیٹی اور ایک پین کلر کا ٹیکا تیار کرنے لگا۔ ایک اینٹی بایوٹک انجیکشن میں نے اس کے دائیں بازو کی رگ میں بھی لگا دیا۔ پٹی باندھ کر میں نے اس کی ران سے نکلنے والی گولی دیکھی اور حیران رہ گیا، کیونکہ وہ پستول کی گولی تھی، جبکہ میرے خیال کے مطابق تو اسے کلیشنکوف کی گولی لگی تھی۔ مورچے سے پلوشا کی آڑ تک کے لمبے فاصلے سے پستول کی گولی کا پلوشا کی ران میں اتنی گہرائی میں اترنا میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ پستول کی گولی 20-25 گز کے بعد اپنی طاقت کھونے لگتی ہے اور 100 گز کے فاصلے سے تو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا سکتی، جبکہ جس مورچے سے وہ گولی چلائی گئی تھی اس کا فاصلہ 100 گز سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھا۔ ایک دو لمحہ سوچنے کے بعد میں نے سر جھٹک کر اس فالتو کی سوچ کو دور بھگایا۔ پلوشا کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں صاف ستھرے بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرے کی الماری کھولنے پر مجھے زنانہ لباس لٹکے نظر آئے جو لازماً میجر ٹریسی والکر کے تھے۔ ایک سوٹ الماری سے باہر نکال کر میں پلوشا کو مخاطب ہوا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم کپڑے تبدیل کر لو۔ میں کمرے سے باہر نکل کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں مجھے دودھ کے پیکٹ پڑے نظر آئے۔ وہیں ایک الماری میں مجھے اوولٹین بھی نظر آ گئی۔ 3-4 چمچ اوولٹین کے دودھ میں ڈال کر میں نے اچھی طرح چمچ ہلایا اور گرم دودھ شیشے کی جگ میں ڈال کر پلوشا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ 3-4 تکیے اکٹھے رکھ کر میں نے اسے بازو سے تھام کر تکیوں سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ حالانکہ وہ خود بھی اٹھ کر بیٹھ سکتی تھی، لیکن میں نے اسے خود پکڑ کر بٹھا دیا۔ تکیے درست کر کے میں نے اوولٹین ملے دودھ کا گلاس بھر کر اسے تھما دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر اوولٹین ملا دودھ پینے لگی۔ میز کو کھینچ کر میں نے بیڈ کے ساتھ لگا دیا تاکہ ایک گلاس خالی کر کے وہ اپنے لیے دوسرا گلاس بھی بھر سکے، اور خود اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔